हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे गुप्त राजवंश के बारे में, पल्लव शासकों के बारे में, चालुक्य शासकों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, कुछ लाइनें इस चैप्टर में राष्ट्रकूटों के बारे में भी दे रखी हैं, तो मैं एक एक लाइन आपको हमेशा से ही बताती चलती हूँ। अब तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी तो आप जानते ही होंगे कि जो भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन करा देती हूँ और बता देती हूँ कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से एग्जाम में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी, आप उन चीजों को अंडरलाइन कर लेना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। एक थ्योरी की प्लेलिस्ट है और एक एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है। आपको 6th 7th या 8th क्लास की हिस्ट्री वाली थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और पहले जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले 8th क्लास की खुल के आएंगी, फिर 7th क्लास की, उसके बाद 6th क्लास की वीडियोस खुल कर आएंगी। ठीक है, स्क्रॉल करके देख लेना, ऊपर ऊपर करके उनको देख लेना। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। मैंने 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की काफी सारी बुक कंप्लीट करा दी हैं, उनकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करा दिए हैं। आपको जो भी देखना है आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। देखो, इन्होंने एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट किया है चैप्टर। इस चैप्टर में मेनली ये बताना चाहते हैं कि अरविंद नाम का एक लड़का है और उसको किसी नाटक में राजा बनाया गया है। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं राजा बनूंगा तो मैं मुकुट लगाऊंगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा रंग बिरंगे, एक शानदार तलवार मेरे को पकड़ाई जाएगी क्योंकि राजा के पास तलवार होती थी। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन जब बाद में उसको बताया जाता है कि उसको एक वीणा पकड़कर बैठना है, ठीक है, वीणा बजाते हुए उसको बैठना है, तो उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। अब आप लोगों को भी हो रहा होगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके हाथ में तलवार ना होकर वीणा थी। ठीक है, तो वो राजा था हमारा समुद्रगुप्त। तो ये जो लड़का है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? ये कर रहा है समुद्रगुप्त का, इसलिए इसके हाथ में तलवार ना होकर वीणा है। ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, क्या बताती हैं प्रशस्तियां? तो सबसे पहले आप जानो प्रशस्तियां क्या होती हैं। प्रशस्तियां होती हैं जो राज दरबारी होते थे ना, राजा के जो राज दरबारी होते थे, कवि है, लेखक है, जो भी होते थे, वो क्या करते थे, राजा के बारे में प्रशस्तियां लिखते थे। प्रशस्तियां मतलब एक नोट लिखते थे जिसमें लिखा जाता था राजा बहुत बलशाली है, राजा ने इतने इतने युद्ध लड़े हैं, इतने युद्धों में उसने जीत हासिल की है, युद्ध के समय उन्होंने इतने बहादुरी से युद्ध को जीता, उन्होंने इतने घोड़ों को मारा, उन्होंने इतने सैनिकों को मारा, उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, राजा बहुत महान है, राजा बहुत दयालु है, गरीबों की सेवा करता है। मतलब राजा के बारे में सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती थी प्रशस्ति में। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना। ठीक है, तो राजा की प्रशंसा लिखी होती थी। तो इसी तरह की एक प्रशस्ति मिली जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये प्रशस्ति कहाँ से मिली है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर गुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन एक काव्य के रूप में की थी। मतलब जो अशोक का स्तंभ है उसने खुदवाया है, खुदे हुए मतलब गुदे हुए थे एक तरह से। जो शिलालेख टाइप के चीजें मिली हैं उस पर समुद्रगुप्त नाम के एक राजा की प्रशस्ति लिखी हुई है। और ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि ये जो समुद्रगुप्त का जो राज्य कवि था, यानी कि समुद्रगुप्त के जो दरबार में रहता था हरिशेन, ये काव्य उसने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जो कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, गौतम पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। ठीक है, अब देखो आप जानेंगे कि गुप्त जो समुद्रगुप्त राजा था वो किस वंश का था। ठीक है, और उसके वंश में कौन कौन था। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज आप ध्यान से देखें और सुने। देखो, गुप्त वंश का सबसे प्रथम राजा था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, वो था श्रीगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो बेटा था वो था घटोत्कच। ठीक है, थर्ड नंबर पे थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, वो चंद्रगुप्त अलग है, ये चंद्रगुप्त अलग है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे था
समुद्रगुप्त, ठीक है, और जिसके बारे में अभी यहाँ पर लिखा है, ये कौन से नंबर पर था, 3rd नंबर पर। तो समुद्रगुप्त की जो पिता थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त थे उनको बोला जाता था नेपोलियन या कविराज। नेपोलियन इसलिए बोला गया है, जैसे नेपोलियन था ना यूरोप में, कि राजगद्दी पे बैठने के बाद वो किसानों के लिए, जनता के लिए उसने बहुत सारे काम किए, उसी तरह से ये समुद्रगुप्त थे जो अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते थे, ठीक है। 5वें नंबर पर है रामगुप्त, 6ठे नंबर पर है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, और 7वें नंबर पर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो आप लोग जानते ही हैं बिहार में है। और लास्ट में है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये इनकी वंशावली है। और ये जो राजवंश था ये काफी समय तक चला, और इस राजवंश में बहुत सारे राजा हुए, और ज्यादातर राजा बहुत ज्यादा प्रतापी थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो समुद्रगुप्त का मिलता है, क्योंकि इन्होंने जनता की भलाई के लिए काफी चीजें की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति के बारे में दे रखा है। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की, एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी कि ये जो समुद्रगुप्त राजा थे वो न केवल युद्ध को जीतना जानते थे, बल्कि वो एक विद्वान पुरुष थे और वह एक कवि भी थे। यानी कि वो कुछ कविताओं की, कुछ नाटकों की भी रचना करते थे। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहां वहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऐसा एक प्रशस्ति का एक टुकड़ा टाइप का आप मान सकते हैं, ये इसमें लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। एक प्रशस्ति है, यानी कि उनकी प्रशंसा में लिखा गया है, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी कि इतने सारे निशान हैं उनके शरीर पर, और वो क्या है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए ये सब चिन्ह बनाए हैं युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो एक सिक्का है जो गुप्त काल में चलता था, गुप्त वंश ने चलाया था। तो इसमें देखो एक राजा की चित्र बना हुआ है, जिसके हाथ में क्या है, लगी हुई है, वीणा लगी हुई है, ठीक है। ध्यान, तो वीणा लगी हुई है, इन बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिन पर वीणा बनी हुई है राजा के हाथ में। तो इस तरह से सिक्के मिले हैं, यानी कि वो जो थे वो कवि के रूप में भी काम करते थे, ठीक है। तो राजा बहुत इंटेलिजेंट था, युद्ध भी लड़ना जानता था, कवि के रूप में भी कविताएं लिखता था, और राजभार भी संभालता था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसी चैप्टर में। आगे तुम चित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुमने पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे। देखो जो बात हो रही है ना, वो इस मैप की हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने पूरा सब कुछ ना मैप से ही समझाया है। तो ये जो लाइनें हैं ये मैं आपको पढ़ पढ़ के बताती रहूंगी, और आप मैप में बिल्कुल गौर से देखिए, ताकि चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपके पास बुक होगी ना, तो बुक है तो प्लीज आप बुक खोल लीजिए और इधर देखिए मैप की तरफ। देखो इसमें लिखा है कि यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। जो प्रशस्ति ऊपर लिखी हुई है ना, जो कुछ अंश दिखाए गए थे, अभी कहाँ गई प्रशस्ति, ये रही, ये जो प्रशस्ति लिखी हुई थी ना उसके ये कुछ अंश है, जो लाइन्स है, ठीक है, ये उसके ही अंश है। तो हम इन्हें मैप में देखेंगे। इस मानचित्र में दिखाया गया है हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब हरिसेन बता रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त थे, सॉरी समुद्रगुप्त थे, जो समुद्रगुप्त थे उनकी शासन व्यवस्था किस तरह से थी। देखो मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र आर्यव्रत के 9 शासकों का है, ठीक है। ग्रीन कलर का बोला है इन्होंने, हरे कलर का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था इन्होंने समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, इन सबको हरा के अपने राज्य में मिला लिया था। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि इसके बाद दक्षिणापद के 12 शासक देखिए, ठीक है। 12 शासक आते हैं, जिसमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु बनाए गए हैं। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने फिर से इन्हें शासन की अनुमति दे दी थी, यानी कि इनको तो समुद्रगुप्त ने हरा ही दिया है। जो ग्रीन कलर का है, कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है,
इन सबको तो समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, और इनको भी हराया था। ये 12 थे, 12 हैं, यहाँ अलग अलग राजधानियां हैं, और इनको हराने के बाद इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी थी, और फिर इनको ऐसे ही माफ कर दिया था कि हमारी देख रेख में आप शासन चला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, देखो ये जो थे 12, इनको हम बोलेंगे दक्षिणापथ वाले। ठीक है, दक्षिणापथ वाले यानी कि दक्षिण की तरफ। समुद्रगुप्त का जो शासन था उसके दक्षिण में कौन थे? ये 12। ठीक है, इन 12 के नाम नहीं दे रखे हैं। तीसरा है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिखाया गया है। अब देखो ये कौन थे? ये पड़ोसी देश थे। देखो ये जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं ये कौन से हैं? पड़ोसी देश हैं ये सारे। नेपाल भी पड़ोसी देश था, और ये जो आज का बांग्लादेश है ये सब पड़ोसी देश में आता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसमें असम। देखो ये असम हो गया, तटीय बंगाल ये बंगाल हो गया, नेपाल ये नेपाल हो गया, और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। यानी कि एक तरह से क्या थे? ये इनके मित्र समझ सकते हो, या फिर इनसे इनके अधीन थे। ठीक है, जब इनके दरबार में अटेंडेंस लगा रहे हैं, इनके लिए उपहार ला रहे हैं, मतलब इनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे, तो क्या था ये? एक तरह से आप मान सकते हो कि ये भी इनके अधीन थे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है पॉइंट 4 में, बाहरी इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। ठीक है, ये नीले रंग से जो दिखाया गया है इसके बारे में बात हो रही है। जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ठीक है, ये कौन से वंश के हैं? कुषाण वंश के। ठीक है, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। ये रहे श्रीलंका के शासक। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था। किनके साथ? समुद्रगुप्त के साथ। यानी कि श्रीलंका ने भी बाद में समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, या हार गए थे, और अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है विक्रम संवत के बारे में। गला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बस 10 मिनट और मैं करा पाऊंगी आपको, उसके बाद हम बाकी का बाद में देखेंगे। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो विक्रम संवत के बारे में यहाँ पर लिखा है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन सा नंबर का था चंद्रगुप्त द्वितीय? देखो नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय थे छठे नंबर का। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त का बेटा है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो उसके दादा कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर, यानी कि शक जो थे एक तरह के बाहरी आक्रमणकारी थे। जब इन्होंने विजय प्राप्त करी चंद्रगुप्त सेकंड ने, तो इनके विजय के प्रतीक के रूप में इन्होंने क्या शुरू किया? विक्रम संवत स्टार्ट किया था। ठीक है, और साथ ही इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वंशावली के बारे में। वंशावली क्या होती है? एक ही पीढ़ी के मतलब सॉरी एक ही परिवार की बहुत सारी पीढ़ियां। ठीक है, जैसे आपकी वंशावली की मैं बात करूं, जो भी आप वीडियो देख रहे हो उनकी वंशावली की बात करूं, तो आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, ठीक है ऐसे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिता, आप और आपके बच्चे, अगर आपके बच्चों के भी बच्चे हैं तो उनके बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं उसको हम वंशावली। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी, देखो ये इंपोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि समुद्रगुप्त की जो माता थी वो कौन थी? कुमार देवी। ठीक है, जो किस गढ़ की थी? लिच्छवी गढ़ की थी। ठीक है, और लिच्छवी गढ़ के और कौन थे आप बताइए? बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि लिच्छवी गढ़ के कौन से महापुरुष थे? महात्मा बुद्ध थे या फिर महावीर स्वामी थे? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, मैंने पिछले चैप्टर में ही आपको समझाया है। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि जो ठीक से जो साम्राज्य स्टार्ट हुआ था वो नींव तो श्रीगुप्त ने रखी थी जो पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर थे घटोत्कच, ठीक है, और तीसरे नंबर पर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि जो ठीक से शासन व्यवस्था इनके हाथ में आई वो आई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के हाथ में।
ठीक है, जो किसके पिता थे, समुद्रगुप्त के। ठीक है, जिन्होंने महाराज, अधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, उनके दादा और परदादा का भी महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया। ठीक है, यानी कि हर बार थोड़ी थोड़े उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, थोड़ी थोड़ी तरक्की और ज्यादा होती जा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, और बस इसी पैरा को देखेंगे। ठीक है, बाकी का ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बोला जा रहा है, तो हम आगे देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। उसमें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। पश्चिम में कौन सा हो गया, पश्चिम भारत हो गया आपका। देखो एक बार हम नक्शे में देख लेते हैं। देखो ये जो है ना, ये हो गया पश्चिम भारत। तो इसको किसने परास्त किया था, ये जो हरा हरा कलर का बाहर को दिख रहा है, नीले कलर का हरा सा नीला सा कुछ दिख रहा है, तो इनको किसने परास्त किया था एट लास्ट, ये किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी कि स्कंदगुप्त के बेटे ने किया था। सॉरी, समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के पोते ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था, समुद्रगुप्त के पोते ने किया था एक तरह से। तो समुद्रगुप्त के पोते ने इनको परास्त किया था, इसलिए इस प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या शुरू किया था, विक्रम संवत शुरू किया था, है ना। तो ये याद रखना, विक्रम संवत जो आज भी हमारे देश में चलता है, वो किसने स्टार्ट किया था, वो समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्टार्ट किया था। शकों को इन्होंने परास्त किया था ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने, तो सेकंड ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है इसमें, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में आप अध्ययन 10 में भी देखने को मिलेगी कुछ चीजें, कि उनके दरबार में किस तरह से कितने विद्वान लोग रहते थे। देखो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि या तो अकबर के जो शासन काल में जो नवरत्न थे, अकबर के शासन काल में सबसे अच्छे थे राज दरबारी, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में सबसे अच्छे थे। ठीक है, तो देखो जो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके राज दरबार में एक तो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही हो। आर्यभट्ट ने क्या किया था, शून्य की खोज की थी, यानी कि जीरो की खोज की थी। बहुत सारे सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले तो ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है लेकिन इन्होंने बताया कि सूर्य नहीं लगाता है, पृथ्वी लगाती है। ठीक है, तो बहुत सारे सिद्धांत दिए इन्होंने। इनकी एक बुक है सूर्य सिद्धांतम के नाम से, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें 12 मिहिर। नेक्स्ट है धन्वंतरी। जो धन्वंतरी थे वो एक तरह से चिकित्सक थे। ठीक है, यानी कि सर्जन थे। भारत में उस समय बहुत ज्यादा मशीनें वगैरह नहीं थी, लेकिन बहुत सारा इलाज होता था। जो आज का आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं पतंजलि, धन्वंतरी, इन सब की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट है वत्सलायन। नेक्स्ट है कबीरदास, और है ब्रह्मगुप्त। जो ब्रह्मगुप्त थे वो एक तरह के वैज्ञानिक की तरह कार्य करते थे राजदरबार में। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उनके राजदरबार में सबसे ज्यादा योग्य राजदरबारी थे। जो उनके सहायक थे वो सबसे ज्यादा योग्य थे। इसलिए अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो स्वर्ण युग कहा जाता है भारत के इतिहास का गुप्त वंश को, क्योंकि गुप्तों ने इतना ज्यादा विकास किया था अपने देश का, बहुत सारी चीजें की थी। और देखिए गुप्त वंश का शासन बाद में कितना हो गया था, कि नीचे से ऊपर तक उन्होंने सारा जीत लिया था। ये तो इनके अधीन रहते ही थे, इनको भी जीत लिया था। ये जो नीले नीले से हैं, बाद में इनको भी जीत लिया था। ठीक है, इनको पहले जीत लिया था, इनको अपना अधीन बना के रखा था, तो सारा कुछ जीत लिया था लास्ट तक इन्होंने। अब इनके यहाँ से विवाह किया था, तो अब किसी देश से विवाह के संबंध हो जाएंगे तो उस घर से तो फिर लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फिर इनसे भी क्या था, दोस्ती टाइप की थी। अगर कभी भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो वो श्रीलंका से भी अपनी सेना मंगा सकता था। तो अशोक के काल में भी ये पूरे भारत पर एक ही शासक का राज चलता था, और गुप्त वंश में भी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की जो लाइन है वो नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन और हर्षचरित। देखो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में,
बोला नहीं जा रहा है मेरे से, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में क्लिक कर कर इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तुरंत ही मैं अपनी प्ले लिस्ट भी अपडेट करती हूँ, तो आप प्ले लिस्ट पर क्लिक कर कर देख लेना इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने। और जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सजेस्ट करना कि एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। एसएसटी वाली को एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं उसके साथ साथ, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने कुछ भी आपको गलत बताया है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।